अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑसिलेटर्स और ऑसिलेशन का क्राइटेरिया देखा था। तो इस लेक्चर में हम कुछ ऑसिलेटर्स की टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा सर्किट बना लेता हूँ इसका पहले। जी, तो ये हमारा आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है। तो ये जो इन्वर्टिंग में हमने इनपुट लगाई, आउटपुट इसकी लगाई हुई है। तो इन्वर्टिंग में होने की वजह से ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे देगा, यानी कि इन्वर्टिंग इनपुट कॉजेस फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्रीज, ठीक है। और ये आपको याद है, ये सीरीज़ कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, सीरीज़ कैपेसिटर साथ में आर से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो ये ऐसा ही है जैसे ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए होता था। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले के सर्किट को क्या कहते थे हम उसको हाई पास कहते थे, ठीक है। हाई पास फिल्टर है ये, ठीक है। आरसी हाई पास फिल्टर बनाता है, ठीक है। आरसी इज़ हाई पास फिल्टर, ठीक है। और हाई पास फिल्टर है यानी कि लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला चक्कर है। तो इसमें क्या होता था कि हमारी आउटपुट लीड करती थी इनपुट से। हाई पास जो लो पास होता है, लो पास में लैग करती है, हाई पास में लीड करती है। आउटपुट लीड्स इनपुट बाय सम फेज एंगल, यानी कि फेज एंगल चेंज होता रहेगा और आउटपुट जो है वो इनपुट से लीड करती रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास 3 आरसी सेक्शंस हैं, 3 आरसी सेक्शंस, ठीक है। तीनों अपना अपना फेज शिफ्ट देंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी लाजमी होगी जिसमें ये तीनों आरसी मिला के 180 डिग्री का फेज शिफ्ट बना दें, ठीक है। सो देयर मस्ट बी a frequency where 3 RC sections produce phase shift of 180 डिग्री, ठीक है, प्लस माइनस 180 डिग्री। तो इन्वर्टिंग पहले ही 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहा है। अगर प्लस 180 डिग्री होगी तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री होगी तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो बाकासन क्राइटेरिया है कि एंगल जो है वो 0 या 360 डिग्री होना चाहिए, हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। फेज का क्राइटेरिया तो पूरा हो गया, लेकिन गेन का क्या करेंगे? गेन क्या होना चाहिए? गेन बाकासन क्राइटेरिया के मुताबिक गेन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। गेन वन होना चाहिए। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर का गेन हमें पता है, ये इन्वर्टिंग इनपुट लगी हुई है। तो क्या होगा? V0 वुड बी इक्वल टू माइनस RF बाई R1 VI,
तो अगर ये मिसाल के तौर पर गेन 1 नहीं भी है तो हम इनको एडजस्ट करके गेन 1 कर लेंगे, ठीक है। इसको इस्तेमाल करके हम गेन को 1 बना लेंगे और किसी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी में वैसे ही 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ये दोनों क्राइटेरिया पूरे होते हैं। अब हम चूँकि बॉक एसिंग क्राइटेरिया क्या होता था, हमने कहा था कि हमारा एक ए है, ठीक है, बीटा, ठीक है जी, आउटपुट बीटा हमारा फीडबैक पाथ गेन है। तो हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं। बीटा की वैल्यू क्या है, आउटपुट ओवर इनपुट से हम निकाल सकते हैं। तो ये मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, ये भी और इससे अगले वाले जो हम ऑसिलेटर्स पढ़े उसका बीटा निकालने की। तो आसान है, इसको इस्तेमाल करके आउटपुट और इनपुट को सर्किट को इस्तेमाल करके बीटा निकल सकते हैं आराम से। तो बीटा अभी आप असाइनमेंट के तौर पे करेंगे, ये मैं बाद में असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। r³ डिवाइडेड बाय r³ माइनस 5r xc स्क्वायर प्लस j xc³ माइनस 6r स्क्वायर xc, ठीक है, इसका बीटा निकलता है। और जब उस ख़ास फ्रीक्वेंसी पर फेज़ शिफ्ट 0 हो जाता है या 360 डिग्री हो जाता है, तो ये हमारा इमेजिनरी कंपोनेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ रियल कंपोनेंट होगा। बीटा वुड बी रियल, ठीक है। when it produces 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री पे हमारा इमेजिनरी कंपोनेंट 0 आता है। वो आपको पता ही है, 180 डिग्री पे साइन 0 होता है तो इमेजिनरी कंपोनेंट 0 हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, 0 होने का मतलब ये है कि xc³ माइनस 6 r स्क्वायर xc शुड बी इक्वल टू 0। xc³ शुड बी इक्वल टू 6r स्क्वायर xc, या फिर xc स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 6r स्क्वायर। xc की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/ωc होल स्क्वायर इक्वल टू 6r स्क्वायर। तो 1/ω स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 6r स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 1/6 r स्क्वायर c, और ओमेगा शुड बी इक्वल टू 1/6 √r c, ठीक है। ये हमारी वो फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे वो गेन 180 डिग्री बनाएगा और फिर इन्वर्टिंग वाला 180 ऐड होकर 0 बना देंगे, ठीक है। तो इस पे हमारी ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये रेडियन पर सेकंड में है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या निकल आएगी, 1/, यानी कि ω/2π, ये 1/2π मल्टीप्लाइड बाय 6, सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया, ये √6r c, 2π मल्टीप्लाई बाय √6r c, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी होगी। और फिर हम बीटा इस फ्रीक्वेंसी पे निकाल देते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को, ये वाली फ्रीक्वेंसी को हम कहाँ पुट करते हैं, इस वाली बीटा में पुट करते हैं। और आपको पता है इस फ्रीक्वेंसी में इमेजिनरी कंपोनेंट 0 है, तो इमेजिनरी कंपोनेंट को 0 करके सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करेंगे। बीटा एट ओमेगा शुड बी इक्वल टू r³ डिवाइडेड बाय r³ माइनस 5r 1/ωc स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, r³ डिवाइड बाय r³ माइनस 5r
का स्क्वायर सॉरी 2 पाई नहीं आएगा क्योंकि ओमेगा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये वाला 5r 6r स्क्वायर इक्वल्स टू r क्यूब माइनस 30r क्यूब। ये किसके निकलेगा -1/29 के लिए। ठीक है, तो -1/29 निकलेगा। हमें गेन कितना चाहिए? गेन हमें चाहिए 1। तो ये -1/29 निकला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वो -RF/R1 को इस तरह सेट करना पड़ेगा कि हमें गेन कितना मिल जाए। हमें गेन मिल जाए 29 का, ताकि जब इससे मल्टीप्लाई हो हमारी वैल्यू, तो हमारी वैल्यू 1 निकल आएगी। ठीक है, ये -RF/R1 -29 बन जाएगा। तो यानी कि RF/R1 29 होना चाहिए ताकि मल्टीप्लाई होके वैल्यू 1 हो जाए। तो यानी कि RF/R1 शुड बी इक्वल टू 29, यानी कि RF शुड बी इक्वल टू 29R। ठीक है, ये कंडीशन है गेन को 1 लेके आने की। और किस फ्रीक्वेंसी पे होगा? इस फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 12.6 उन्होंने कहा है जी कि RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर डिज़ाइन करें एट 100 हर्ट्ज़। ठीक है, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर डिज़ाइन करें एट 100 हर्ट्ज़। ठीक है, तो हमें पता है F क्या है? 1/2 पाई √6 RC। F हमें गिवन है, वो कितना है? 100 हर्ट्ज़। 1/2 पाई √6 RC। ठीक है, तो हम C को एज्यूम कर लेते हैं डिज़ाइन के लिए। ज़ाहिर है चीज़ को एज्यूम करना पड़ेगा। 0.5 माइक्रोफैराड एज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब है कि R क्या निकलेगा? वो निकलेगा 1/2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइक्रो, दैट वुड बी इक्वल टू 1300 ओम। ठीक है, और इसके लिए जो हमारा RF होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 29 मल्टीप्लाइड बाय R, 29 मल्टीप्लाइड बाय 1300, दैट शुड बी इक्वल टू 377 किलो ओम। ठीक है, तो ये तो था हमारा RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं वो है द वेन ब्रिज ऑसिलेटर। द वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ठीक है, अभी इसकी हम डायग्राम बना लेते हैं सर्किट की। V प्लस RF तो ये हमारा वेन ब्रिज ऑसिलेटर है। ठीक है, तो आउटपुट जो है वो फेड बैक हो रहा है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे फेड बैक तो हो रहा है, लेकिन किसके थ्रू हो रहा है? वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, देखिए आउटपुट is fed back to input through voltage divider of 0
Z1 एंड Z2। नॉन इन्वर्टिंग कन्फिगरेशन है, ज़ाहिर है जो इनपुट है वो हमने किस पे दी हुई है, नॉन इन्वर्टिंग पे दी हुई है। तो ये जो हमारा गेन होगा इसका फॉरवर्ड गेन, जैसा पिछले वाले का -RF ओवर R1 था, तो इसका गेन क्या निकलेगा, इसका गेन निकलेगा 1 + RF ओवर R1। तो ये गेन कितना होना चाहिए, ये 1 गेन होना चाहिए। ठीक है, RF और RG मिलकर गेन इसका 1 बनाएंगे, 1 होना चाहिए गेन इसका। और देखेंगे अगर उसका जिस तरह से लास्ट में हमने देखा कि उसकी वैल्यू जो है वो 129 आ गई थी, तो हमें उसकी वैल्यू 29 बनानी पड़ी। अब देखते हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल उस तरह से ही कि अगर हम Z1 और Z2 को प्रॉपरली चूज़ करें तो कोई ख़ास फ्रीक्वेंसी होनी ऐसी होगी जिसके अंदर दोनों फेज़ शिफ्ट ऐड होकर ज़ीरो बना रहे होंगे। अब चूँकि ये नॉन इन्वर्टिंग में है तो ये कोई फेज़ शिफ्ट एडिशनली नहीं डालेगी। लास्ट वाले में जो RC फेज़ शिफ्ट ऑसिलेटर था उसमें हमने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर डाला था, तो 180 फेज़ शिफ्ट वहाँ से आ गया था और 180 फेज़ शिफ्ट जो है वो RC नेटवर्क से आ गया था। यहाँ हमने क्या करना है, हमारा जो फेज़ शिफ्ट है वो 0 होना चाहिए या 360 होना चाहिए, क्योंकि ये एडिशनल फेज़ शिफ्ट नहीं डालेगा। ठीक है, सो नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में हमारा ये ये 0 फेज़ शिफ्ट डालेगा। ठीक है, तो यानी कि Z1 एंड Z2 should be selected such that they make 0 डिग्री या 360 डिग्री फेज़ शिफ्ट। तो आमतौर पर जो Z1 है, ये वाला Z1 ये सीरीज़ RC सर्किट होता है, और जबकि Z2 जो है वो पैरेलल RC सर्किट होता है। नॉर्मली जो Z1 होता है वो सीरीज़ RC सर्किट होता है, जो Z2 होता है वो पैरेलल RC सर्किट होता है। इसको मैं बना भी देता हूँ दोबारा। Z1 जो है वो सीरीज़ RC सर्किट, और जो Z2 है वो पैरेलल RC सर्किट। R2 C2 R1 C1 और ये वही RG और RF। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। Z1 जो है हमारा वो है R1 - j ओमेगा C1 यानी कि R1 जो हमारा है तो R1 - jXC1 है। ठीक है, और जो Z2 है वो है हमारी R2 पैरेलल -jXC2। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। बीटा हमारा जो है वो V+/V0 के बराबर है, यानी कि जो हमारी V+ है वो किसके बराबर होगी, बीटा टाइम्स आउटपुट के बराबर। तो यहाँ से हम बीटा निकाल सकते हैं। RC फेज शिफ्ट जो पिछले वाला था आपका ऑसिलेटर, उसका बीटा भी आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं जो आपको असाइनमेंट के तौर पे मिलेगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, Z2 डिवाइड बाय Z1 + Z2। ठीक है, यानी कि ये देखिए Z2 इस जगह पर जो इनपुट मिल रही है वो वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू Z2 डिवाइड बाय Z1 + Z2। तो यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं Z2 और Z1 और Z2 की, -j
XC2 पैरेलल R2 डिवाइडेड बाय माइनस जे XC2 पैरेलल R2 प्लस R1 माइनस जे XC1। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस जे XC2 R2 ओवर R2 माइनस जे XC2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस जे XC1 माइनस जे XC2 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस जे XC2 C2। ठीक है, तो नीचे एलसीएम ले लेंगे। माइनस जे XC2 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस जे XC2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस जे XC1 मल्टीप्लाइड बाय R2 माइनस जे XC2 माइनस जे XC2 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस जे XC2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगी माइनस जे XC2 R2 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई कर दें इन फैक्टर्स को, तो R1 R2 माइनस जे R1 XC2 माइनस जे R2 XC1 माइनस XC1 XC2 माइनस जे XC2 R2 का रियल और इमेजिन। अब क्या कर रहे हैं हम, इस माइनस जे से हम ये सारों को इनके ऊपर और नीचे माइनस जे से डिवाइड कर रहे हैं, तो XC2 R2 डिवाइडेड बाय या ऐसे करके जे को हम नीचे लेके आ रहे हैं, R1 R2 माइनस XC1 XC2 माइनस जे R1 XC2 माइनस R2 XC1 माइनस R2 XC2। ठीक है, जो इमेजिनरी कंपोनेंट वाले थे उनको हमने ऐड कर लिया। ठीक है, जे को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा R1 XC2 माइनस R2 XC1 माइनस R2 XC2 प्लस जे R1 R2 माइनस XC1 XC2। ये वैसे ही है जैसे हमने अगर ऊपर नीचे माइनस जे से डिवाइड कर देते तब भी यही था। यहाँ हमने इस जे को नीचे ले आए, इनको इकट्ठा कर दिया, ये जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर माइनस जे स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जे स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, तो जो फेज़ रेशो के लिए यानी कि फेज़ जो है ज़ीरो के लिए क्या होना चाहिए, इमेजिनरी कंपोनेंट ज़ीरो होना चाहिए, ये रियल कंपोनेंट बीटा जो वो रियल होना चाहिए। तो इमेजिनरी कंपोनेंट ज़ीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, R1 R2 शुड बी माइनस XC1 XC2 शुड बी इक्वल टू 0, या फिर R1 R2 शुड बी इक्वल टू XC1 XC। R1 R2 equals to 1 over omega C1 1 over omega C2। R1 R2 should be equal to 1 over omega square C1 C2, या फिर omega square equals to 1 over R1 R2 C1 C2 और omega equal to 1 over R1 R2 C1 C2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अगर R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R हो जाता है, C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स C हो जाता है, इकट्ठी एक ही कैपेसिटेंस एक ही रेजिस्टेंसेस ये सेम वैल्यू की हो जाती हैं, तो क्या होगा,
आर स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट, that would be equal to 1 over RC. Omega should be equal to 1 over RC and F would be equal to 1 over 2 pi RC. ठीक है, तो अब इस वाली ओमेगा को हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने के लिए। XC1 हमारा था 1 ओवर ओमेगा सी, तो ओमेगा को यहाँ पुट करते हैं 1 ओवर RC, यानी कि दोनों बराबर है ना, क्योंकि XC ये दोनों की वैल्यू सी हो गई है। और यानी कि ओमेगा की वैल्यू है 1 ओवर RC मल्टीप्लाइड बाई सी से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पर हमारी जो इम्पिडेंस है कैपेसिटर की वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस वाली फ्रीक्वेंसी पे गेन निकालते हैं, ये बीटा वाला। ठीक है, तो बीटा वाला गेन निकालते हैं जिसमें, लेकिन उसमें इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं लेंगे क्योंकि उस वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिर्फ रियल कंपोनेंट होगा, इमेजिनरी कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो x1 और x2 किसके बराबर है? r के बराबर हैं, तो बीटा हम निकाल लेते हैं r स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यानी कि इधर x1 की जगह भी r पुट हो जाएगा, x2 की जगह पे भी r पुट हो जाएगा, जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3r स्क्वायर और इमेजिनरी कंपोनेंट 0। तो बीटा वुड बी इक्वल टू 1 ओवर 3। ठीक है, 1 ओवर 3। तो अब जो दूसरा गेन है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग वाला RG और RF के ज़रिए, इसको क्या होना चाहिए, ये गेन, ये कितना गेन देना चाहिए इनको 3 देना चाहिए गेन, ताकि 1 ओवर 3 से मल्टीप्लाई होकर ये गेन 1 बन जाए। मतलब 1 प्लस RF ओवर RG को गेन कितना देना चाहिए, 3 देना चाहिए, ताकि मल्टीप्लाई होकर ये 1 बना दें। दैट मीन्स RF बाई RG शुड बी इक्वल टू 2, तो RF वुड बी इक्वल टू 2RG। ठीक है, उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, डिज़ाइन वेन ब्रिज ऑसिलेटर एट 25 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 1 ओवर 2 पाई RC, ये है 25 किलो 1 ओवर 2 पाई RC। C को फिर दोबारा हम एज्यूम करेंगे 0.001 माइक्रोफेरेड। R वुड बी 1 ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 25 के मल्टीप्लाइड बाय 0.001, तो ये हमारे पास निकलेगा 6.366 किलो ओम। ठीक है, और RG क्या होनी चाहिए, RG होनी चाहिए 2 RF इक्वल्स टू 2RG, RF इक्वल 2RG। तो RF हम RG एज्यूम करते हैं वो है 10 किलो, और RF शुड बी इक्वल टू 2RG, दैट वुड बी इक्वल टू 20 किलो। ठीक है, तो अगर RF और RG 10 किलो 20 किलो हम सिलेक्ट करें, ये R जो है वो हम ये सिलेक्ट करें, कैपेसिटेंस ये सिलेक्ट करें, तो इसका मतलब है कि 25 किलो हर्ट्ज़ पर जाके वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ऑसिलेटर है द कॉलपिट्स ऑसिलेटर। मैं बनाता हूँ अभी। इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे RC नेटवर्क की जगह पे LC नेटवर्क है। ठीक है,
इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा इसका, ये वी आउट है, इस तरह से बनेगा। इनपुट ये वाली R1, ठीक है, इधर हमारी आउटपुट आ रही है LC, ठीक है। तो बीटा हमारा क्या होता है, बीटा होता है V प्लस ओवर V नॉट, ठीक है। तो सर्किट एनालिसिस की टेक्निक्स लगाकर आपको इसकी इम्पिडेंस का भी पता है क्या होती है, J ओमेगा L, इसकी क्या होती है J ओवर ओमेगा C। तो सर्किट टेक्निक्स लगाकर आप जो है वो ये वाली वैल्यू बीटा फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि आप क्या फाइंड करें, आप इनपुट लें, इनपुट की वैल्यू लें V नॉट, और फिर वोल्टेज क्रॉस R1 निकालें सर्किट टेक्निक्स लगाकर, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बीटा निकल आएगा। ये भी आपको मैं असाइनमेंट के तौर पर दूंगा। और जो बीटा है अगर आप वो सर्किट टेक्निक्स लगाएं तो बीटा वुड बी इक्वल टू 1 ओवर, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस हैं। LC प्लस J 2 ओमेगा L माइनस ओमेगा क्यूब L स्क्वायर C डिवाइडेड बाय R, ठीक है, आसानी से निकल आता है ये, ठीक है। तो अब बीटा फेज शिफ्ट, अच्छा होगा क्या कि ये LC है ना, LC फ़िल्टर है और ये इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग में 180 डिग्री इसने वैसे ही दे देना है। तो किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी पर ये LC जो टैंक है ये भी जो है 180 डिग्री फेज शिफ्ट देगा, तो टोटल या 360 डिग्री हो जाएगा या 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो भी होगा उस फेज, उस वाली वैल्यू है, चाहे 180 डिग्री होगी, जिस पे ये 180 डिग्री होगा उस पे ये इमेजिनरी कंपोनेंट 0 हो जाएगा, यानी कि बीटा रियल होगा। तो इमेजिनरी कंपोनेंट 0 होने का मतलब ये है कि 2 ओमेगा L माइनस ओमेगा क्यूब L स्क्वायर C डिवाइड बाई R दैट वुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 2 ओमेगा L माइनस ओमेगा क्यूब L स्क्वायर C शुड बी इक्वल टू 0, 2 ओमेगा L इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब L स्क्वायर C, और 2 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर LC, और ओमेगा वुड बी इक्वल टू √2 डिवाइड ओमेगा वुड बी इक्वल टू 2 बाई LC स्क्वायर रूट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर LC डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से जो F होगा वो होगा 1 ओवर 2 पाई LC डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। ये निकला ही, इस फ्रीक्वेंसी पर हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं ये वाली, और ज़ाहिर है इसमें इमेजिनरी कंपोनेंट हम नहीं देखेंगे। तो बीटा वुड बी इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 बाई LC, ठीक है, और LC कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या बचेगा -1, बीटा इक्वल्स टू -1। तो इसका क्या मतलब है कि इसका गेन क्या होगा -RF ओवर R1, -RF ओवर R1। तो इसका क्या मतलब है कि RF यानी कि -RF ओवर R1 शुड बी इक्वल टू -1, ताकि -1 मल्टीप्लाई 1 हो जाए। दैट मीन्स कि RF ओवर R1 शुड बी इक्वल टू 1, दैट मीन्स RF शुड बी इक्वल टू R1, यानी कि जब R1 RF के बराबर हो जाएगा तो तब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसमें एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एग्ज़ाम्पल 12.8, डिज़ाइन कॉलपिट्स ऑसिलेटर एट 100
किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो इस केस में C1 और F1 जो है वो हमें एज्यूम करने पड़ेंगे। C एज्यूम कर लेते हैं 0.001 माइक्रोफेरेड, और R1 और RF बराबर होने हैं, तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं 5 किलो। ठीक है, तो यहाँ से हम L और C की वैल्यू से L की वैल्यू निकालेंगे। L क्या है, F जो है हमारी वो है 1/2 पाई LC/2 स्क्वायर रूट। F हमारे पास है 100 के 1/2 पाई L मल्टीप्लाइड बाय 0.001 माइक्रो डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हम L की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या निकलेगी, वो होगी 2/100 के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.001 माइक्रोफेरेड। तो इसकी वैल्यू निकलेगी 5 मिली हेनरी। ठीक है, अच्छा एग्जांपल से पहले मैं एक बात बताना भूल गया कि ये तो हमारी कंडीशन आ गई ना RF/R1। तो एक और हमारे पास एक होता है क्वालिटी फैक्टर। हम कोई भी RF और R1 चूज़ कर सकते हैं, C चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि क्वालिटी फैक्टर जो है उसकी वैल्यू होती है RC/L। ठीक है, और ये आमतौर पर किसके दरम्यान होना चाहिए, ये आमतौर पर 2 से 10 के दरमियान होना चाहिए। यानी कि कोई भी R1 और RF चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू 2 से 10 होनी चाहिए। अगर ये ऐसी वैल्यू चूज़ कर लें जिसमें इसकी वैल्यू 2 से कम हो जाए या 10 से ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो हम कोई और वैल्यूज़ वो सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम देख लेते हैं क्या ये वैल्यूज़ R, L और C की क्वालिटी फैक्टर को मेंटेन करती हैं। अभी देख लेते हैं RC/L। R हमने एज्यूम किया 5 के, ठीक है। C हमने एज्यूम किया 0.001, तो L हमारा निकला है 5 मिली। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर निकलेगी 2.2। तो इसका मतलब है कि हमारा क्वालिटी फैक्टर भी ओके है। हम ये वाली L, C और R की वैल्यूज़ एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा है हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर में मैं इसकी फिगर बना देता हूँ। ये अगर आप इसे देखें तो ये कॉलपिट ऑसिलेटर की तरह ही है। कॉलपिट ऑसिलेटर में यहाँ इंडक्टर, यहाँ कैपेसिटर था। इसमें उलट ये है कि यहाँ कैपेसिटर, यहाँ इंडक्टर है। वहाँ 2 इंडक्टर 1 कैपेसिटर था, यहाँ 2 कैपेसिटर 1 इंडक्टर है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने कॉलपिट ऑसिलेटर की चीज़ें डिराइव की हैं, वैसे ही इसकी चीज़ें डिराइव होनी हैं, लेकिन इसका बीटा थोड़ा डिफरेंट निकलेगा। इसका बीटा जो निकलेगा, बुक में तो उन्होंने नहीं निकाला हुआ, तो जो मैंने निकाला हुआ है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये भी मैं आपको दूंगा डिराइव करने के लिए। मैंने डिराइव किया है तो मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ बीटा की। बीटा जो है वो कॉलपिट ऑसिलेटर का वो निकलेगा 1/1 - 1/ω² LC प्लस J 1 - 2ω² LC डिवाइड बाय R1ω4 LC²। ठीक है, ये निकलेगा। और जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, जिससे हम ये वैल्यू निकालते हैं, वो इक्विवेलेंट सर्किट बिल्कुल कॉलपिट ऑसिलेटर की तरह है। बस जहाँ
एल है वहाँ सी लिख देना है, जहाँ सी है वहाँ एल लिख देना है। ठीक है, मैं यहाँ बना भी देता हूँ। क्या है इसका, क्या है ये आर वैसे की तरह, यहाँ पहले पिछली दफ़ा एल था, यहाँ हमने सी लिख दिया, यहाँ पिछली दफ़ा सी था, यहाँ एल लिख दिया, यहाँ पिछली दफ़ा एल था, यहाँ सी लिख दिया। ठीक है, इनपुट आउटपुट आर सी सी। ठीक है, उसी तरह सर्किट टेक्निक्स लगाकर आप वोल्टेज अक्रॉस आर फाइंड करें और फिर इनपुट और आउटपुट को डिवाइड कर देंगे वोल्टेज को, तो आप बीटा फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से हम देखते हैं कि फेज़ 180 डिग्री बनाने के लिए इस बीटा को रियल होना चाहिए। रियल होने चाहिए का मतलब ये है कि 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एल सी डिवाइड बाई R1 ओमेगा 4 एल सी स्क्वायर 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है कि 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एल सी शुड बी इक्वल टू 0, या 2 ओमेगा स्क्वायर एल सी शुड बी इक्वल टू 1, या फिर ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1/2 एल सी, या ओमेगा इक्वल्स टू 1/√2 एल सी। ठीक है, तो जो एफ है वो निकलेगा 1/2 पाई √2 एल सी। ठीक है, तो ये था हमारा कॉलपिट ऑसिलेटर। तो यहाँ आके हमारी ऑसिलेटर्स की फैमिली ख़त्म होती है। तो कॉलपिट ऑसिलेटर का, हार्टले ऑसिलेटर का और आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का बीटास जो है वो आप लोग डिराइव करेंगे एज एन असाइनमेंट मैं दूंगा। तो इसके साथ ही हमारा आज ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में 4 नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।